हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ऑडिटिंग का मेनली पेपर। एक्चुअली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में तो ये सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग के नाम से है, लेकिन श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड की है वहाँ पे ये पेपर ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस के नाम से है। ठीक है, तो ये जो एक क्वेश्चन बैंक मेरे पास में है 800 प्लस एमसीक्यूज हैं और 2 प्रैक्टिस सेट हैं, टोटल 1000 और उससे भी थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के आए हुए 2013 से लेकर के जितने भी एमसीक्यूज हैं तो वो मेरे पास में है। मैंने उसका क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। तो इसमें से जो कंपनी एक्ट 1956 के क्वेश्चंस थे उनको मैंने हटा दिया है। तो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि देव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में भी एमसीक्यूज ही पेपर होगा आपका, जब भी मार्च के बाद में आपके अप्रैल में पेपर होंगे। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में तो होते ही हैं, सन 2013 से हो ही रहे एमसीक्यूज हैं। तो इन सबकी प्लेलिस्ट भी मिली हुई है, बनी हुई है मेरे पास। उसमें आप देखेंगे बहुत सारे आपको ऑडिटिंग के, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के, मार्केटिंग मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो बहुत सारे आपको उसमें एमसीक्यूज मिलेंगे। किसी को पीडीएफ फाइल इन सबकी परचेज करनी हो तो पूरी एक पीडीएफ फाइल है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप मैसेज कर सकते हैं। तो 15 दिन बाद ये कंप्लीट क्वेश्चन बैंक आपको देने के लिए जो है ये तैयार हो जाएगा। तो अभी 2-3 सब्जेक्ट्स के रह गए हैं, जैसे ही तैयार होगा मैं यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑडिटिंग का क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी के 2013 से 2021 तक के जो क्वेश्चंस भी आए हुए हैं तो वो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो मैं सैंपल के तौर पर कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्वेश्चन है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, तो वो ऑप्शन ए सही है कि समझौता के आधार पर होती है। अंकेक्षण कार्य के दौरान रिश्वत लेना है। देखिए, एक आपराधिक दायित्व होता है। ठीक है, जब एक अंकेक्षक को आर्थिक दंड या कारावास या दोनों सजा दी जाती है तो ऐसा दायित्व कहलाता है। तो ऐसा दायित्व जो है वो सापराध दायित्व जो है वो कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? इंग्लिश में डायरेक्टर बोलते हैं, निदेशक भी बोलते हैं और संचालक भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में डायरेक्टर बोलते हैं, तो वो कम से कम 2 जरूर होना चाहिए। विश्व में सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पास किया गया था? तो वो सन 1880 में किया गया था। भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया? तो ये सन 1914 से अनिवार्य किया गया था। अंकेक्षण लाभदायक होता है, तो ऑप्शन ए सही है उसमें कि अशुद्धि और छल कपट को कम करने में। ठीक है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि ICAI लिखा होता है, तो उसका पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो आप इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा। तो ये किस तरीके की संस्था होती है? तो ये एक स्वायत्त संस्था होती है, इंग्लिश में हम इसको ऑटोनोमस बॉडी जो है वो हम उसको बोलते हैं, स्वायत्त संस्था। मतलब कि इन पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, ये अपने डिसीजन खुद लेते हैं, ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ICAI के जो फेलो सदस्य हैं अपने नाम के आगे क्या लिख सकते हैं? तो वो FCA लिख सकते हैं ना, ICAI फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अंकेक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? तो अब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 हो गया है, पहले 1956 था। ठीक है, अचिर का खाता 5000 रुपये से अधिक नाम किया गया, जबकि अथर्व का खाता
रुपए 5,000 से कम नाम किया गया है, यानी डेबिट क्रेडिट किया गया है। तो किस तरीके की ये अशुद्धि है? तो ये एक क्षतिपूरक अशुद्धि है। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट, सेम नाम से ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, सेम नाम से। अचिर का खाता रुपए 5,000 रुपए से अधिक, सॉरी हो गया ये। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये सन 1949 में हुआ। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां से लेखांकन समाप्त होता है। ठीक है, जहां पर मतलब बुक कीपिंग खत्म होती है तो वहां पर अकाउंटेंसी या लेखा कर्म आपका शुरू होता है, और जहां पर या लेखांकन, तो जहां पर लेखांकन समाप्त होता है वहां पर अंकेक्षण प्रारंभ होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आईसीएआई का प्रधान कार्यालय स्थित है, यानी कि जो हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर जो स्थित है वो कहां पर है? तो वो दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में। अंकेक्षण अनिवार्य है, तो जो धर्मार्थ ट्रस्ट होते हैं, यानी जिसे आप चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते हैं, उनके लिए भी, और जो संयुक्त पूंजी कंपनियां होती हैं उनके लिए भी, सहकारी समितियों के लिए भी अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये बी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ी सी मिस्टेक रह जाती है कभी कभी। 5,100 रुपए के क्रय को लेखा पुस्तकों में 1,500 रुपए से लिखा जाए तो यह है। तो ये शुद्धि जो होती है ये लेखे की अशुद्धि होती है। ठीक है, ऐसी अशुद्धि जिसे तलपट यानी ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्ष समान रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये अशुद्धि किस तरह की होती है? तो ये होती है लेखे की अशुद्धि। ठीक है, सॉरी गलत बताया, माफी चाहूंगा, क्षतिपूरक अशुद्धियां। ठीक है, कार्यालय भवन में संलग्न मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? देखिए ये श्रम का गबन कहलाता है। कि मान लीजिए कंपनी ने अपने काम के लिए मिस्टर ए, कोई सुपरवाइजर है या मैनेजर है, उसको कहा कि ये 5 मजदूर जो हैं काम करेंगे 10 घंटे के लिए, लेकिन अगर 2 या 3 घंटे के लिए अगर मिस्टर ए अपने पर्सनल किसी काम में उन मजदूरों को लगा देता है और उनकी जो मजदूरी है वो कंपनी के खाते से की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, इसे हम श्रम का गबन कहेंगे। अंकेक्षण कार्यक्रम किस तरह का होना चाहिए? तो देखिए लोचदार भी होना चाहिए। लोचदार का मतलब होता है इंग्लिश में फ्लेक्सिबल, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिस्थितियों के हिसाब से हम चेंजेस या कोई बदलाव कर सकते हैं, तो वहां पे लोचदार शब्द जो है वो हम यूज करते हैं। तो सही आंसर है लोचदार भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए और विस्तृत भी होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी जो है वो सही आंसर है। अंकेक्षण कार्यक्रम निम्न के द्वारा अंकेक्षण की कार्य योजना है, तो जो अंकेक्षण स्टाफ होता है वो सही आंसर है। अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है, तो देखिए उसमें भविष्य के लिए विभिन्न तिथियां भी लिखी जाती हैं, किए गए कार्य का विस्तृत वर्णन भी लिखा जाता है, स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि से संबंधित जो मदें होती हैं, इंग्लिश में आइटम्स बोलते हैं मदों को, तो उनकी भी टिप्पणियां लिखी जाती हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है ऑर्थर डब्ल्यू होम्स ने। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज मैं बता दूं, आप चाहे और क्वेश्चंस याद करें या ना करें, किसी भी बुक के या मॉडल पेपर के क्वेश्चंस स्टडी करें या ना करें, बट जो मैं अपनी प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको वीडियो दे रहा हूं, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी में 3-3, 4-4, 5-5 बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चंस हैं और रिपीटेशन बहुत होता है। ठीक है, अगर आप देव सुमन यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ के बच्चे भी जो हैं जरूर इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें, और किसी बुक के करें या ना करें, बट इनकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है अंकेक्षण कार्यक्रम का लाभ है। तो देखिए योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन भी किया जा सकता है,
सुनिश्चित उत्तरदायित्व भी होता है और स्पष्ट निर्देश भी होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण विशेषज्ञ से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है अंकेक्षण कार्यक्रम। नैतिक जांच किसके द्वारा की जाती है? इंग्लिश में कहते हैं रूटीन चेकिंग। नैतिक जांच, तो जो रूटीन चेकिंग होती है वो संस्था के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। परीक्षण जांच में निहित होता है, तो उसमें ऑप्शन ए सही है कि केवल कुछ मदों की गहन जांच की जाती है। जो कुछ केवल कुछ आइटम्स होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से उनकी चेकिंग की जाती है। अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है, तो देखिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि जो संदर्भ की विभिन्न तिथियां हैं वो भी, किए गए कार्य का विस्तृत विवरण भी, स्पष्टीकरण तथा व्याख्या आदि से संबंधित टिप्पणियां भी। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आंतरिक अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक व्यापारिक संस्था का आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है, तो जो संस्था के कर्मचारी होते हैं वो उनके द्वारा किया जाता है। प्रमाणन उन सबूतों या प्रमाणकों की जांच एवं सत्यापन है जो लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो ये है आर्थर डब्ल्यू होम्स की। प्रमाणन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो तीनों ही हैं कि लेखों की सत्यता को प्रमाणित करना, व्यापार से संबंधित लेन देन के लेखों की का ज्ञान, लेखों का अधिकृत होना, और है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी सही है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, तो यह कथन निम्न में से किस विवाद से संबंधित है? कुछ केस हुए थे, ठीक है, तो ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन बी, एमिटेज बनाम वेबर एंड नॉट, जो कि 1932 में ये केस हुआ था, ठीक है। प्रारंभिक प्रविष्टियों का प्रमाणन किया जाना चाहिए, तो जो बैलेंस शीट होती है, आर्थिक चिट्ठा, उससे किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी कि कोई भी प्रविष्टि ऐसी ना हो जिसके लिए प्रमाणक न हो, कोई ऐसा प्रमाणक न हो जिसकी प्रविष्टि न हो, ठीक है। प्रमाणक संबंधित होने चाहिए, तो ये अंकेक्षण अवधि से संबंधित होने चाहिए, इंग्लिश में इन्हें वाउचर बोलते हैं। संपत्तियों के सत्यापन से क्या आशय है? तो तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। संपत्तियों का मूल्यांकन भी, संपत्तियों के स्वामित्व की जांच भी, और संपत्तियों के स्वत्व या विद्यमानता एवं अधिग्रहण की जांच भी। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पूर्ण जांच करने के बाद भी यदि अंकेक्षण को मूल्यांकन के संबंध में कोई संदेह रहता है तो उसे इसका उल्लेख करना चाहिए, तो उसको अपनी रिपोर्ट में करना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचय उपयोगी है? तो वो है गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व। अंकेक्षण मूल्यांकक है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोसेफ लैंकास्टर का। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम या बनावटी संपत्ति है? तो जो प्रारंभिक व्यय होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो सही आंसर है। स्टॉक अधिकतर लागत मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी दोनों में कम हो, उस पर मूल्यांकित किया जाता है, तो यह कथन किसका है? तो यह है डी पोला का, ऑप्शन ए। मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन यानी हिफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट,
विधि का प्रयोग कब होता है? तो ऑप्शन बी सही है कि जब सामग्री का मूल्य घट रहा हो, संदिग्ध दायित्वों की रकम या राशि को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज जो होती है उसको हम नोट के रूप में दिखाते हैं। ऑप्शन सी, दायित्वों तथा संपत्तियों का अधिक अथवा कम मूल्यांकन किस कारण होता है? तो ऑप्शन सी कि खातों का कपटपूर्ण परिचालन। निम्न में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि स्टॉक की वास्तविक गणना एवं जांच करना अंकेक्षक का कर्तव्य है? तो यह हुआ ऑप्शन ए, मैक्सन एंड रॉबिन्स मामले में। ठीक है, साज सज्जा का क्या तात्पर्य है? तो 50 क्वेश्चन स्टूडेंट हम इस वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो साज सज्जा का तात्पर्य होता है ऑप्शन डी से कि संपत्तियों के अधिमूल्यन से बागान संबंधी उत्पादों का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो बाजार मूल्य पर किया जाता है, मार्केट प्राइस। ऑप्शन बी करेक्ट है। लेखांकन का विश्लेषणात्मक पहलू है, तो देखिए वो है आपका अंकेक्षण। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि व्यवसाय की औसत पूंजी 5 लाख रुपए, औसत वार्षिक आय 80,000 रुपये तथा सामान्य प्रत्याय दर 10% है, तो पूंजीकरण विधि से मूल्यांकित ख्याति राशि होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 3 लाख रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके एक वीडियो बनाई है सैंपल के तौर पे। मैंने आपको ये बताया है कि मेरे पास जो ऐसे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे सॉल्व हैं, तो 10-15 दिन में सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो 3 पेपर मेरे पास और हैं, इकोनॉमिक लॉ, ई कॉमर्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो ये लगभग 5 दिसंबर तक पूरे जो है हो जाएंगे। अगर 5 दिसंबर के बाद स्टूडेंट इस वीडियो को देखे तो समझ लीजिएगा कि वीडियो जो और मैटर है वो कलेक्ट हो चुका है। तो ये 6 के 6 सब्जेक्ट की हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग, जो एक तरीके से जैसे आप मान लीजिए बुकलेट मार्केट से परचेज करते हैं तो एक कंप्लीट बुकलेट लगभग मिल जाएगी, लगभग 240-250 के आसपास। तो इसमें 7 के 7 पेपर होंगे। ठीक है, 7वां पेपर जो आपका फिजिकल स्पोर्ट्स का है वो भी मैं प्रीवियस ईयर के कम से कम जो है 1000 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, केवल 240 या 250 रुपए के आसपास जैसी भी कॉस्ट बैठती। तो इनमें सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 7000 क्वेश्चन जो होंगे वो केवल 250 रुपए के आसपास में। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अपना डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।